हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो देखिए, वीवर्स होते हैं बुनकर, आयरन स्मेल्टर्स जो आयरन को पिघलाते हैं और उसका काम करते हैं, और फैक्ट्री ओनर्स जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं। तो इनके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में, इससे पहले हम लोगों ने फार्मर्स वगैरह के बारे में काफी कुछ देख लिया है ना, और आर्मी वालों के बारे में। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इंडस्ट्रीज थी उसमें वर्कर्स थे, कौन कौन कारीगर थे, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो पिक्चर है ये सूरत की पिक्चर है। 17th सेंचुरी में जो सूरत था गुजरात में, मतलब सूरत है गुजरात में, उस वेस्ट कोस्ट है इंडिया का। जैसे कि अगर सपोज करिए ये इंडिया का मैप आप बनाइए ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ गुजरात आता है ना, गुजरात में सूरत पड़ता है। तो सूरत में ना बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था, काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह था ये हमारे इंडियन ओशन में। और इंग्लिश हो गए, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश और डच हो गए, डच जो नेदरलैंड्स वाले हैं, ये ट्रेड काफी ज्यादा किया करते थे इस सूरत वाले पोर्ट से। 17th सेंचुरी तक ये पोर्ट काफी ज्यादा फला फूला था, और 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी आते आते सूरत के पोर्ट की इंपॉर्टेंस पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई थी। इस चैप्टर में हम स्टोरी पढ़ेंगे क्राफ्ट्स की, इंडस्ट्रीज की ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी क्राफ्ट्स की, इंडस्ट्रीज की। क्राफ्ट जैसे कि बुनकर हो गए, लोहार हो गए, है ना, अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स के बारे में। और मेनली 2 इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे, टेक्सटाइल जो कि कपड़े की इंडस्ट्री होती है, और आयरन एंड स्टील, लोहा स्टील ये सब बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, इस पर हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे। ये दोनों ही इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मॉडर्न वर्ल्ड जो आया है ना, आज हम इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, इतने मतलब बड़े बड़े शहर देखते हैं, फैक्ट्रियां देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं। बिल्डिंग्स में क्या लगता है? लोहा लगता है। हम क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज में कितना रिवॉल्यूशन आया, पूरे वर्ल्ड में कितना बदलाव आया, वो हम देखने वाले हैं। मशीन मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन था, मतलब फैक्ट्रियों में जो कपड़े का प्रोडक्शन होने लगा था, इसकी वजह से ब्रिटेन इंडस्ट्रियल नेशन, जो कारीगर मतलब जो होते हैं ना, फैक्ट्रियां होती है, वहां पे बहुत ज्यादा लगने लगी थी, इससे वो काफी ज्यादा आगे निकल गया था ब्रिटेन। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करनी शुरू हुई थी 1850s में, और ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा था। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया का जो कारखाना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना बन गया था, वर्कशॉप बन गया था जहाँ पर काम होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में, उसको हम लोग कनेक्शन करके देख सकते हैं, जो इंडिया को जीता गया और इंडिया को गुलाम बनाया गया, भारत को, उससे हम कनेक्शन करके देख सकते हैं। क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सामान बनने लगा था कि उनको बेचने के लिए भी तो चाहिए था, फिर उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, क्योंकि वहां पे कॉटन नहीं उगता है। कॉटन वो इंडिया से ले जाते थे और कपड़ा बना करके अपनी इंडस्ट्रीज में इंडिया में बेचते थे। तो उनको बहुत सारी चीजों के लिए अब देश चाहिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको व्यापार में इंटरेस्ट था, और व्यापार से उन्होंने देशों पे कब्जे करने शुरू कर दिए थे, और यही पैटर्न पूरी दुनिया में चला था लगभग कई 200-300 सालों तक। तो लेट 18th सेंचुरी आते आते कंपनी जो है इंडिया से गुड्स, सामान खरीद रही थी। देखिए, गुड्स का मतलब होता है सामान, तो इंडिया से वो सामान खरीद रही थी और इंग्लैंड और यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही थी, वहां बेच रही थी, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो कमा रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब ग्रोथ हुआ ना, तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे सामान खरीदने की बजाय यहाँ पे हम सामान बेचेंगे, जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे फैक्ट्रीज में, वो सामान हम लोग बेचेंगे। और इस तरीके से ब्रिटेन का सारा सामान इंडिया में बाढ़ की तरह आने लगा, बहुत ज्यादा। तो अब वहां पे तो बाढ़ की तरह इंडिया में सामान आने लगा, तो इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनका क्या हुआ, वही हम देखेंगे अब इस चैप्टर में। अब देखिए, ये जो हाथी जैसा है, इसको बोलते हैं पटोला। पटोला, पटन पटोला, मतलब पटोला गुजरात वाले रीजन में, पटन भी वहीं पे, तो आपने सुना होगा शायद, कपड़ा पटन पटोला है ये। तो पटोला जो है वूवन मतलब बुना जाता था सूरत, अहमदाबाद में और पटन में। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसका काफी ज्यादा मार्केट था। पूरी वर्ल्ड में देखिए कितना खूबसूरत सा है, इसको काफी ज्यादा इसकी डिमांड थी पटन पटोला की। टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट, देखिए टेक्सटाइल जो है ना, टेक्सटाइल शब्द जो है इसका मतलब होता है कपड़ा। इंडिया का कपड़ा, और पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से उसको पसंद किया गया, क्या किया गया, वो बात करी जाएगी इसमें। 1715 से पहले ब्रिटिश ने जो है
1750 से पहले ब्रिटिशर्स जो है व्यापार करते थे, बट इसके बाद वो बंगाल पे राज करने लगे। और बंगाल इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो 1750 तक तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कपड़ा जो है बंगाल में ही जो प्रोड्यूस किया जाता था। इंडिया की जो टेक्सटाइल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जाता था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, जो उसके कारीगर होते थे ना वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। और एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया में, जावा, सुमात्रा, पेनांग, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में इसका काफ़ी ज़्यादा व्यापार भी किया जाता था कपड़े का। 16th सेंचुरी में यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी ना वो इंडिया से कपड़ा खरीदती थी और यूरोप में जाकर के बेचती थी। और इसकी मेमोरीज हमें देखने को मिलती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स है ना कि अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश में भी, कि वहाँ का कपड़ा, इंडिया का कपड़ा कितना अच्छा होता है। और काफ़ी सारे इसकी वजह से अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल किए जाने लगे, जो जिस जगह से आते थे ना, जिस जगह का वो कपड़ा होता था उस नाम से ही वो जो है कॉटन का कपड़ा ही होता था बेसिकली, बट अलग अलग नामों से वो प्रसिद्ध हो जाता था जो दूसरे देशों में उसको बोलने लगे थे। तो इसकी ही स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के कपड़े की। पहले तो वर्ड्स टेल हिस्ट्रीज, तो शब्द जो है वो हिस्ट्री बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे ना उन्होंने सबसे पहले एनकाउंटर किया फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। तो इराक जो है इस टाइम वहाँ पे मोसूल एक जगह है। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो यूरोप के व्यापारी थे ना उनको इंडिया का कपड़ा पहले सबसे पहले अरब में मिला था, इराक में। तो उन्होंने जो फाइन वूवन टेक्सटाइल था ना उसको मुस्लिन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मोसूल में मिला था तो मोसूल से उनकी टंग अलग थी, उनसे मोसूल नहीं बोला गया तो उन्होंने मुस्लिन बोलना शुरू कर दिया और उस कपड़े को मुस्लिन ही कहा जाने लगा। तो फाइनली वूवन टेक्सटाइल मतलब बहुत ही गजब का कपड़ा होता था, उसको मुस्लिन कहा जाता था। जब पोर्टुगीज इंडिया आए तो उन्होंने वो मसालों की सर्च में आए थे, हमारे देश के केरला वाले रीजन में खूब मसाले होते हैं, सर्च ऑफ स्पाइसेस आए थे वो कैलीकट में आए। तो जो केरला कोस्ट इन द साउथ वेस्ट एशिया, तो सॉरी साउथ वेस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है केरला में, पोर्टुगीज लोग आए तो वहां पे भी इन लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल लेके गए यूरोप को और मसाले भी लेकर गए। और तो उस कपड़े को उन्होंने क्या कहा, कैलिको कहा, जो कि कैलिकट जगह है केरला में, तो उस कपड़े का नाम कैलिको पड़ गया। जैसे ही मोसूल से जो कि यूरोपियंस को इंडिया का कपड़ा मोसूल में मिला था तो उसको मुस्लिम कहा जाने लगा, ऐसे ही कैलिकट से जो कपड़ा गया उसको कैलिको कहा जाने लगा और कैलिको कॉटन टेक्सटाइल के लिए एक जनरल नेम बन गया। तो ये ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कैलिको क्या है, ये मुस्लिन क्या है, ये टेक्सटाइल है, ये कपड़ा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो काफ़ी सारे अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, काफ़ी और भी शब्द हैं जो कि पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी वेस्टर्न मार्केट में इंडियन कपड़े की, वो हमें पता लगता है फिगर 3 में। ये देखिए यहाँ पर कि ये अलग अलग इतना इतना डिमांड है, कि कितना डिमांड है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का आया, ये सारा का सारा पूरा उनका ब्यौरा रखा जाता था। तो काफ़ी सारे वर्ड्स जो थे इंडिया के पॉपुलर थे वेस्टर्न मार्केट्स में, हम लोग इस किताब में देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स 1730 में कलकत्ता आए थे तो अलग अलग टाइप का कपड़ा उन्होंने खरीदा था। ऑर्डर बुक में देखा था कितने ज़्यादा 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ्स जो है इस ऑर्डर बुक में हमें मिलते हैं और 98 वेराइटीज़ थी कॉटन की और सिल्क की, जो कि अंग्रेज यहाँ से लेकर के जाते थे, व्यापार करते थे। अंग्रेज ही नहीं, अलग अलग देश में जाता था इंडिया का कपड़ा। और कॉमन नेम यूरोप का था ट्रेड एज पीस गुड्स, यूजुअली वूवन क्लोथ्स पीसेस दैट वर 20 yards एंड 1 yard वाइड। तो इन सब क्लोथ्स का इतने मेजरमेंट्स का व्यापार किया जाता था। तो पेज है ईस्ट इंडिया बुक की कंपनी का, नोटिस करिए कि मतलब आराम से इसको रखा गया है कि इंडिया में कितना प्राइस है, लंदन में कितना है, ये सारा का सारा पूरा इसमें ब्यौरा दिया गया है। तो अलग अलग नाम भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम है इनके, अदिताज, डिल्लो, दित्तो और बंदना और चिल्लास, तो अलग अलग नाम है यहाँ पर। तो कुछ नाम हम देखेंगे, जैसे कि अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ होती थी, इसमें से कुछ पीस जो है बल्क में ऑर्डर किए जाते थे, वह प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिंत, कैओस और खासा एंड बांधना। तो नाम है आप लोग को याद है, जैसे कैलिकोस था,
है ना, और मुस्लिन था। इसी तरीके से चिंत हो गया, बांधना हो गया, क्वाजेज हो गया। और डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंस कम फ्रॉम? तो आपको पता है कि जो इंग्लिश टर्म चिंस है ये कहाँ से आता है? ये हिंदी शब्द चित्त से होता है। चित्त का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो काफी मतलब स्मॉल और कलरफुल फ्लावरी डिजाइन होता है। तो चित्त कपड़ा कहते हैं ना कि बहुत सारे कलर्स हैं और छोटे छोटे सा उस पर डिजाइन है। तो जो ये चिंत है ये चित्त वहीं से निकला है, चित्त से चित्स निकला है। छोटे छोटे कलरफुल फ्लावरी डिजाइन हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम 1680s there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design। तो क्योंकि इतना प्यारा प्यारा फूलों वाला डिजाइन होता था ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था यूरोप में। फाइन टेक्सचर, कितना अच्छा कपड़ा होता था और थोड़ा सस्ता भी होता था। एक समय पर रिच पीपल जो थे इंग्लैंड के, इंक्लूडिंग क्वीन भी इंडिया का ही फैब्रिक, इंडिया का ही कपड़ा जो है क्वीन भी पहना करती थी। सिमिलरली जो शब्द है बांधना, जिसको नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ और फॉर द नेक और हेड। तो बांधना मतलब सर पर बांधना, कलरफुल से स्कार्फ होता है। ओरिजिनली ये टर्म डिराइव फ्रॉम वर्ड बंधना, हिंदी फॉर टाइंग। बांधना मतलब होता है ना बांधना, टाई कर दो। इसमें काफी ज्यादा ब्राइट कलर के होते थे और टाइंग एंड डाइंग इस तरीके से। देखिए ये चिंत क्लोथ है, ये वाला जो है ना, ये चिंत है जो कि मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में होता था। फाइन चिंत ईरान और यूरोप को जाता था। कितना प्यारा सा कपड़ा है। और ये बांधना डिजाइन मतलब छोटे छोटे जो स्कार्फ होते हैं, आप भी देखते थे काफी कलरफुल से आते हैं। वही बांधना जो है कपड़ा, इसका बीच में लाइन भी बताई जाती थी कि यहाँ से आपको इसका पार्टीशन करके बांधना है, तो ये भी बता दिया जाता था। तो काफी सारे क्लोथ्स होते हैं। अदर क्लोथ्स इन ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड। तो ऑर्डर बुक ये जो थी हमने देखा था ना, ये वाला पेज था, इसमें और भी हम लोगों को क्लोथ्स देखने को मिलते हैं, जहाँ कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर अलग अलग जगह से आए हुए और वाइड स्प्रेड मतलब काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो गए थे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में। दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में ना इंडिया का जो क्लोथ था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। अब आता है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। तो यूरोप में, वहाँ विदेशों में इंडिया का जो कपड़ा था वो किस तरीके से उसकी डिमांड रहती थी, कितना पसंद किया जाता था। अर्ली 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंडिया का कपड़ा था उसकी पॉपुलैरिटी से, इंडिया के वूल से, सिल्क मेकर्स जो इंग्लैंड के थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे कि भाई इंडिया से ही कपड़ा आने लगेगा सारा का सारा, तो हम कैसे ग्रो करेंगे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि इंडिया से ये सारा कपड़ा ना लाया जाए। कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट अनाउंस कर दिया था, एनेक्ट कर दिया था कि भाई कोई भी प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो कि चिंद है वो इंग्लैंड में नहीं यूज होगा। इंटरेस्टिंग एक्ट जो है उसको कैलिको एक्ट कहा गया। तो कैलिको एक्ट नाम था उसका, और उसमें कहा कि इंडिया का ये चिंत कपड़ा जो है ये नहीं आएगा, ब्रिटेन में बैन हो गया है और मौत तक की सजा इसमें दी जाती थी। इस तरीके का था। तो देखिए आप कितना ज्यादा वो डर रहे थे हमारे व्यापार से कि उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। फिर आकर के 200 साल बाद उन्होंने हमारा व्यापार खत्म कर दिया। तो यही होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस समय पर 1600 के टाइम पे शुरू हुई थी इंग्लैंड में, और वो इंडिया के जो टेक्सटाइल था, इंडिया का कपड़ा था, उसके साथ वो कम्पीट कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए जो इंग्लिश थे, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स, वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को एक सिक्योर मार्केट चाहिए था। इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया के कपड़े की एंट्री उनके देश में बिल्कुल बंद हो जाए। फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन ब्रिटेन। तो इंडिया के जो डिजाइन होते थे ना उसकी कॉपी करके वहाँ पे प्रिंट किया जाता था। और वाइट मुस्लिन और द अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ, तो कपड़ा तो इंडिया से ही मंगाया जाता था, उसका तो उनके पास होता ही नहीं था, मगर उसका जो डिजाइंड क्लोथ था ना वो ज्यादा महंगा होता था, वो इंडिया से मंगाना इन्होंने प्रोटेस्ट करके बंद करवा दिया था और उस पर खुद ही डिजाइन करते थे, इंडिया की कॉपी ही करते थे बेसिकली। कॉम्पिटिशन जो था इंडियन टेक्सटाइल का, इंडियन टेक्सटाइल से जो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे स्पिनिंग जेनी भी हुई कि भाई कंपटीशन नहीं हो रहा तो सस्ते में बेचो। तो 1764 में वहाँ पे स्पिनिंग जेनी जो इन्वेंट कर दी जॉन के ने, विच इंक्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेडिशनल स्पिंडल धीरे धीरे करके पहले कपड़ा बनता था, फिर स्पिनिंग जेनी से बहुत ही जल्दी जो है कपड़ा बनने लगा। ये मशीन एक सिंगल वर्कर चला सकता था, उसमें बहुत सारी स्पिंडल होती थी और एक व्हील घुमाओ, मतलब पहिया घुमाओ और स्पिंडल रोटेट हो जाता था। उसके क्या होता था, बहुत ही आसानी से वो कपड़ा बुन जाता था। स्पिनिंग जेनी के इन्वेंशन से भाई मजा आ गया इन लोगों को, तो इनका बहुत जल्दी कपड़ा बुनने लगा। फिर उसके बाद किसने करा था स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन, जॉन के ने।
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर दिया रिचर्ड आर्कवर्थ ने 1786 से। इससे तो भाई रिवॉल्यूशनाइज हो गया, फिर तो कपड़ा बहुत ही ज्यादा सस्ता और बहुत ही जल्दी बनने लगा। तो बहुत ज्यादा सस्ता कपड़ा बहुत जल्दी जल्दी बनने लगा। तो स्टीम इंजन और स्पिनिंग जेनी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मतलब बिल्कुल बाढ़ सी आ गई। फिर तो सारा का सारा काम इंडस्ट्री में होने लगा। तो एक वर्कर कितना काम कर पाएगा मशीनों के कंपैरिजन में, है ना। तो वहां का कपड़ा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। फिर इंडियन टेक्सटाइल फिर भी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड को 18th सेंचुरी तक भी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि डच हो गए, फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए, वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। इंडिया से कपड़ा खरीद के वहां बेचते थे, खूब प्रॉफिट कमाते थे। कंपनीज जो कि कॉटन और सिल्क परचेज करती थी इंडिया से, वो पहले तो इंपोर्ट करती थी सिल्वर, मतलब यहाँ से वो कपड़ा किस में खरीदते थे, चांदी बेचकर। वो हमें चांदी देते थे, हम उन्हें कपड़ा देते थे। तो पहले तो यही चलता था। बट जैसे कि चैप्टर 2 में आपने देखा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर ले ली, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो बस अब कोई वहां से सिल्वर आता ही नहीं था। और अब वो कोई प्रेशियस मटेरियल जो यहाँ से कर इकट्ठा करते थे वो उसी से वो कपड़ा खरीद लेते थे, वो भी बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर। तो अब उनकी चांदी भी नहीं इंडिया में आती थी, पहले तो खूब आती थी, यहाँ तो चांदी हो गई। चांदी हो गई तो यहीं से तो बनाए कि मतलब खूब सारा कपड़ा बेच दिया, खूब सारी चांदी मिल गई तो चांदी हो गई। तो इस तरीके से कहावतें बनी हुई हैं, देख रहे हैं आप। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने काफी ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया था बंगाल पे। अब उसको कोई भी प्रेशियस मेटल, कोई कीमती जेवर वगैरह देने नहीं पड़ते थे, और आराम से वो रेवेन्यू जो है कर इकट्ठा करते थे पीजेंट से, जमींदार से इंडिया में, और उसी से इंडिया का कपड़ा खरीद लिया करते थे। तो स्पिनिंग जेनी, और ये देखिए ये व्यू दिखा रखा है कि किस तरीके से व्यापार हो रहा है कोची में। डच सेटलमेंट थी कोची में और कैसे वहां पे व्यापार चल रहा था, इसके बारे में ही हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब आता है मेजर सेंटर ऑफ वीविंग इन द कंट्री। तो वीविंग जहाँ पर बुनाई होती थी, मेजर सेंटर आप इस मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोवा में और मतलब अलग अलग जगह मेजर वीविंग सेंटर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चिंत कहाँ पे मिलता है, सिल्क जहाँ पे ट्रायंगल है वहाँ पे सिल्क मिल रहा है, और प्लेन वाइट, तो अलग अलग आप लोग देख सकते हैं। अब वीविंग सेंटर थे, मैप में आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन कहाँ पे होता था। ज्यादातर उन इलाके में होता था जहाँ से बाहर भी भेजा जा सके। तो यही देखिए इनिशियली कहाँ पर है, जो बिल्कुल कोने 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 पर है, जहाँ पर पोर्ट्स है पास में, अलग अलग जगह भेजा जा सके। तो यहाँ से फिर इधर पोर्ट्स वगैरह पे आता था और पूरी दुनिया में ये सामान बेचा जाता था। तो यही इसमें हमें बताया गया है। Who were the weavers? तो जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, वो लोग कौन थे? तो वीवर्स जो हैं वो वीविंग का काम किया करते थे, और स्किल जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती थी। तो द तंती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहास और मोइम वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, साले और कईकोलर एंड देवांगास ऑफ साउथ इंडिया, सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। तो ये भी आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सी कम्युनिटीज वीव किया करती थी, बुनकर कौन कौन हुआ करते थे। तो तंती जो है वो बंगाल के होते थे, जुलाहा जो है या फिर मोइम आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया के, साले और कईकोलर और देवंगा साउथ इंडिया के वीवर्स हुआ करते थे। तो फर्स्ट स्टेज जो थी प्रोडक्शन की वॉज स्पिनिंग। सबसे पहले आप स्पिनिंग करेंगे, अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। तो स्पिन करेंगे, उनमें से धागा वागा जो होता है। फिर द चरखा एंड तकली वर द हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रुई होती है ना, रुई को काटना, तो रुई जो काटी जाती है ना उसको ही हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। तो रुई से आप लोगों ने कुछ मोटा सा धागा बना लिया। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। तो चरखा और तकली पर आप लोगों ने धागा निकाल लिया रुई से। When the spinning was over, the thread was woven into cloth via weaver। तो धागा आपका बन गया, स्पिनिंग हो गई तो धागा बन गया रुई से। अभी जो धागा है इसको जोड़ा जाता है वीवर। जो वीवर होता है ना, बुनकर जो होता है, वो इस धागे को जोड़ता है। ज्यादातर कम्युनिटीज, इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज अ टास्क डन बाय मैन। वीविंग का काम मैन करते थे और स्पिनिंग का काम वुमेन करते थे। और कलर टेक्सटाइल, जो कलर धागे होते थे उसको डाई किया जाता था ना, अलग अलग कलर से डाई करते थे, नोन एज रंग रेज। तो रंग रेज मतलब रंग डाला जाता था उस पर। Printed cloth, for the printed cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as चिप्पाकार। तो ये भी आपको याद रखना है कि चिप्पीकार कौन होते थे? जो चिपका के मतलब ठप्पा
चिप्पा जमा देते थे उस कपड़े पर, अलग अलग उस पर डिजाइन बन जाते थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि चिप्पीकार कौन होते थे, तो ब्लॉक प्रिंटर्स, ब्लॉक की प्रिंटिंग कर देते थे वो कपड़े पे। और हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर द मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो लाखों, हजारों लाखों इंडियंस जो है इस काम में लगे हुए थे। तो ये पिक्चर जो है वो तंती वीवर बंगाल की दिखा रखी है, पेंटेड बाय बेल्जियम पेंटर। और तंती वीवर जो है वो अपना काम कर रहा है। अब इंडियन टेक्सटाइल जो है वो डिक्लाइन होने लगी, उसका काफी ज्यादा उसमें गिराव आने लगा। और फिर कैसे कैसे कॉटन मिल्स वगैरह उठ करके फिर आई। तो ये सारा का सारा ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।